यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2, जो कॉमर्स का हमारा पेपर नंबर 2 है, उसकी यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, उसका लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लीगल एस्पेक्ट के अंदर हम लोग वेरियस लॉज पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के जो लॉ हैं वो कैसे बनते हैं, कानून लाने की पावर किसके पास में, ये सब हमने पढ़ा था। ओके हाँ जी, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे लीगल एस्पेक्ट के एक नए लॉ की शुरुआत, जिसका नाम जो है वो है आपका LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इस लॉ को हम लोग पढ़ेंगे, ओवरऑल मिलाकर के लगभग 4 लेक्चर हम इसके ऊपर लगाएंगे और 4 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा LLP जो है हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट। देन फिर हम इसकी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके हाँ जी सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, LLP। ओके हाँ जी, देखो अगर मैं LLP की पहले शुरुआत करता हूं तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, आपके पास बिजनेस करने के वेरियस मोड्स अवेलेबल हैं। जब आप कोई बिजनेस को करते हो तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में, ठीक है, जिस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। आप चाहें तो आप बिजनेस अकेले भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप लोगों के साथ में मिलके भी बिजनेस कर सकते हैं। मतलब ये है मोड जो है आपके बिजनेस को करने का, मोड ऑफ डूइंग द बिजनेस, वो 2 तरह का है। एक है आपका कौन सा, सोनली, या तो आप अकेले काम करेंगे या फिर आप कैसे काम करेंगे, जॉइंटली, या तो आप अकेले काम करेंगे या फिर आप मिलके काम करेंगे। ओके, अगर कई बार ना ऐसा होता है, देखिए जब हम अकेले काम करते हैं तो हमारे पास वहां पे दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल होती है, ठीक है, रिस्क जो है वो हमारा अकेले का होता है। तो उस केस में कई बार जो है वो बिजनेसमैन ये सोचता है कि अकेले बिजनेस करने के बजाय एक काम किया जाए कि हम मिलके काम करते हैं, ठीक है। अब मिलके जब आप काम करेंगे, कई लोगों के साथ मिलके काम करेंगे, तो उससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो जब कैपिटल ज्यादा होती है, ह्यूज कैपिटल होगा तो बिजनेस का जो साइज है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। बिजनेस का साइज बढ़ेगा तो आपकी टर्नओवर भी बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जब आप लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलना स्टार्ट होता है। ओके हाँ जी, और जब इकोनॉमीज मिलेगा तो नेचुरल बात है आपके प्रॉफिट के ऊपर उसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए लोग जो है वो क्या करते हैं, वो लोगों के साथ मिलके काम करने की जो है वो कोशिश करते हैं। मतलब अकेले बिजनेस करने के बजाय जॉइंटली मिलके जो है वो काम करने की कोशिश की जाती है। ओके हाँ जी, तो अगर आप जो है वो अकेले काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो मतलब आप जो है वो क्या, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बना लिया, ठीक है, और अकेले काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मिलके काम करते हैं तो जब आप मिलके काम करेंगे तो उसके कई सारे मोड आपके पास अवेलेबल है। लाइक आप पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हो, लाइक आप कंपनी भी बना सकते हो, लाइक आप ट्रस्ट भी बना सकते हो, एंड लाइक आप सोसाइटी बना सकते हो। तो जब कोई पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के साथ में मिलके काम करता है तो वो काम करने के, बिजनेस को कंडक्ट करने के, बिजनेस एक्टिविटीज को परस्यू करने के बहुत सारे मोड उसके पास अवेलेबल होते हैं। लाइक आपका पार्टनरशिप फर्म बना लिया, कंपनी बना लिया, ट्रस्ट बना लिया, सोसाइटी बना लिया, ये वेरियस मोड्स हैं जिसके थ्रू आप जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके हाँ जी, जनरली लोग ट्रस्ट और सोसाइटी बनाते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मोटिव है प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे जो मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं होता है। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए जनरली लोग जो है वो या तो क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, और या फिर क्या करते हैं, कंपनी। एक और मोड भी अवेलेबल है, आप चाहें तो आप HUF बना के भी काम कर सकते हैं। बट जनरली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो है वो क्या होता है, फैमिली बिजनेस ही होता है। 2 दोस्त मिलकर जो है वो HUF नहीं बना सकते हैं। ओके हाँ जी, तो बेसिकली काम करने का, अगर जॉइंटली आप काम करते हैं तो जॉइंटली काम करने के मोड के नाम पे आपके पास में 2 तरह के मोड हैं। एक है या तो आप कंपनी फॉर्मेट कर लो या फिर पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्मेट कर लो। ओके हाँ जी, अब या तो आप कंपनी खोलोगे या फॉर्म खोलोगे। अब अगर फॉर्म खोलते हो तो उसकी कुछ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो आपके अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो हमारे क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है ना, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। देखो कंपनी के अंदर जो हमारे मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को बोलते हैं मेंबर, तो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओके हाँ जी सर, लेकिन जो हमारे पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर जो हमारे पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से क्या होता है कि एक पार्टनर ने अगर कोई नेग्लिजेंसी किया, एक पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया, एक पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया, तो उसका खामियाजा जो है वो सभी पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है। मतलब एक की गलती एक की, लेकिन नुकसान सारे लोग उठाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो वो अवॉइड करते हैं, बोलते हैं छोड़ो यार फॉर्म नहीं बनाते, क्योंकि फॉर्म बना लिया तो इसमें क्या होगा कि एक बंदा भी अगर गलती करेगा, एक बंदा भी फ्रॉड करेगा, एक बंदा भी नेग्लिजेंसी से काम करेगा, तो उसकी वजह से जो है उस होने वाले नुकसान को बाकी सभी लोगों को बियर अप करना पड़ेगा। तो लोग जनरली यहां पे जाना पसंद नहीं करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं किसका, कंपनी का, तो कंपनी के अंदर भी कंपनी में एक तो बेनिफिट तो है कि यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। बट दिक्कत भी है
दिक्कत क्या है सर, कंपनी के अंदर देखो कंप्लायंस प्रोसीजर कितना ज्यादा होता है, रिटर्न फाइल करो, आपको जो है एनुअल अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करवानी पड़ती है, इतना सारा अंटशंट है यहाँ पे, तो यहाँ भी दिक्कत है। तो बेसिकली क्या था, पहले चलते थे काम को करने के मोड के नाम पे, एक तो या तो अकेले या जॉइंटली, और जॉइंटली के अंदर ट्रस्ट या सोसाइटी जनरली नहीं बनाते थे, क्योंकि ये तो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती है। प्रॉफिट के लिए या तो आप पार्टनरशिप फर्म या कंपनी। एक और मोड भी है क्या, एचयूएफ, लेकिन जनरली एचयूएफ में तो फिर फैमिली बिजनेस हो गया। तो अब ये जो आपके पास दो मोड अवेलेबल थे, एक था कौन सा आपके पास, पार्टनरशिप फर्म का, और एक था आपके पास कौन सा, कंपनी का। तो इनमें क्या थी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि यहां पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। ओके, और अगर मैं बात करूं किसी कंपनी का, तो कंपनी के अंदर चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कंपनी में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कंपनी में हैवी रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस प्रोसीजर होता है। कंपनी में जो रेगुलेशंस होती है वो बहुत क्या होती है, हैवी होती है। तो ये दोनों की एक क्या थी, दिक्कत थी। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो है वो दिक्कत क्या थी, पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट क्या कि कंप्लायंस कम होता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कम फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की। अच्छा, कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है, बट कंप्लायंस प्रोसीजर ज्यादा होता है। तो इन दोनों की प्रॉब्लम को हटा के, इन दोनों के बेनिफिट को, मतलब दोनों की कमी को दूर करने के लिए एक न्यू फॉर्म, एक नया फॉर्मेट जो है वो रेडी किया गया, और उस नए फॉर्मेट का नाम जो है वो रखा गया LLP। क्या नाम रखा गया, LLP, बोल तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब अब है तो ये पार्टनरशिप, देखने में आपको क्या लगेगा कि ये पार्टनरशिप ही है, लेकिन इस पार्टनरशिप के अंदर जो हमारे मेंबर्स होंगे ना, जो हमारे मेंबर बोल रहा हूं, जो हमारे पार्टनर्स होंगे, उन पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहेगा वो क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। तो उसके लिए एक नया जो है वो सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, LLP, बोले तो लिमिटेड, क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, हाँ जी। तो एक बार के लिए आपको मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा दूं। देखो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को करने के जो है वो कई सारे मेथड आपके पास अवेलेबल है। या तो अकेले काम करो या जॉइंटली। अकेले काम करोगे तो मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंटली काम करोगे तो कैसे, पार्टनरशिप फर्म बना लो, कंपनी बना लो, ट्रस्ट बना लो, सोसाइटी बना लो, एचयूएफ बना लो, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का। कंपनी की एक बेनिफिट ये होता है कि वहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। पार्टनरशिप का एक बेनिफिट क्या होता है कि कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होते हैं, बहुत ही लो होते हैं। तो दोनों के बेनिफिट को जोड़ के हम लोगों ने जो है एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो तैयार किया, एंड दैट हाइब्रिड मॉडल इज नोन एज द LLP। तो दोनों की कमी को दूर करने के लिए एक न्यू फॉर्म जो है वो रेडी किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, LLP। क्या बोलते हैं, LLP, बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, हाँ जी। तो LLP भी एक मोड है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में, हाँ जी। तो पहले तो ये बताना चाहिए कि LLP आया क्यों। ओके, हाँ जी सर। अब आप आइएगा, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊं, LLP की बात करते हैं हम। तो LLP बेसिकली जो है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं किसका, LLP का, तो हम बोलते हैं LLP जो है वो एक हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड है। किस किसका, कंपनी का और पार्टनरशिप का। तो कोई कंपनी और पार्टनरशिप दोनों का हाइब्रिड एक मॉडल जो है वो बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, LLP, ठीक है। अब कंपनी के एक एडवांटेज क्या था कि कंपनी के केस के अंदर जो है वो जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। और पार्टनरशिप के केस में एक एडवांटेज क्या होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूल होता है। कंपनी के डिसएडवांटेज क्या होती है कि रूल्स बहुत ही क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। और पार्टनरशिप फर्म की जो आपकी डिसएडवांटेज है वो क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर की लायबिलिटी का खामियाजा दूसरे पार्टनर को भी बियर करना होता है। तभी वहां पे एक वर्ड बोला जाता है कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। मतलब पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो अब क्या किया गया, दोनों की कमी को हटा के दोनों के बेनिफिट को जोड़ा गया, और जोड़ के एक नया फॉर्मेट तैयार किया गया, जिसको बोला गया क्या, LLP। तो LLP बेसिकली एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसका, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, और एक तो LLP एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है पार्टनरशिप का और किसका, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज होती है उनका, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का एक फीचर उठाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, और पार्टनरशिप का एक फीचर उठाया गया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूल। दोनों को जोड़ के एक नया फॉर्मेट तैयार किया गया। तो सर अब ये बताओ, LLP का नाम तो हो गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो सर इसका मतलब ये हो गया कि क्या पार्टनर्स की लायबिलिटी यहां पे लिमिटेड होती है? एग्जैक्टली, पार्टनर का लायबिलिटी जो रहेगा यहां पे वो क्या रहेगा, लिमिटेड। सर कितना लिमिटेड होगा, क्या कोई अमाउंट होगा? जितना उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है सिर्फ उतने तक ही उनकी लायबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। तो यहां पे क्या बोलते हैं, पहले
जो आपकी पुरानी वाली पार्टनरशिप थी जिसको गवर्न करता था पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता था पार्टनर्स के बीच में, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गया। तो बोलते हैं इन केस ऑफ एलएलपी के केस में एक पार्टनर की नेग्लिजेंसी, एक पार्टनर ने कोई फ्रॉड कर दिया या एक पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट कर दिया, उसका लॉस अब बाकी पार्टनर जो है वो बियर नहीं करेंगे। पुराने वाले पार्टनरशिप में क्या होता था कि एक पार्टनर कोई गलती करेगा तो उसका नुकसान सारे उठाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई एक पार्टनर अगर कोई गलती करता है तो उसका नुकसान, अगर एक पार्टनर कोई फ्रॉड करता है तो उसका नुकसान, एक पार्टनर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसका नुकसान वो खुद उठाएगा, बाकी लोग जो है वो उसको बियर नहीं करेंगे। ओके, हाँ जी। तो उसके लिए एक नया सिस्टम आया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एलएलपी। क्या बोलते हैं, एलएलपी। कर लोगे, हाँ जी। तो बेसिकली एलएलपी क्या है, एलएलपी इज सच ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है विच इज जस्ट लाइक कंपनी, जो देखने में बिल्कुल कंपनी जैसा है, एंड फ्लेक्सिबल रूल्स जस्ट लाइक पार्टनरशिप। तो एलएलपी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है विच इज जस्ट लाइक कंपनी। कंपनी के लिए कंपनी जैसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स की जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, लिमिटेड। क्या होती है, लिमिटेड। ओके, और फ्लेक्सिबल रूल्स हैं जस्ट लाइक पार्टनरशिप जैसा। ओके, हाँ जी। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, यहां से आएंगे, इसका मीनिंग मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हम करते हैं। बोलते था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो आपका एलएलपी एक्ट 2008 है, ये कब आया, 31 मार्च 2009 को। आप कुछ बातें जो आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एलएलपी एक्ट जो है वो आपका एलएलपी एक्ट 2008 है, ध्यान से सुनना। एलएलपी एक्ट 2008 है जो फोर्स में कब आया, 31 मार्च 2009 को। जो आपका एलएलपी एक्ट है उसके अंदर टोटल मिला के 81 सेक्शंस हैं, 81 सेक्शन है जिनको डिवाइड किया गया 14 चैप्टर्स के अंदर, जिनको क्लासिफाई किया गया 14 चैप्टर में, और 4 शेड्यूल्स हैं। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं एलएलपी का, तो एलएलपी एक्ट के अंदर 81 सेक्शंस है। ओके, जिसको 14 चैप्टर्स के अंदर क्या क्या डिवाइड किया गया, और इसके अंदर 4 क्या शेड्यूल है, 4 शेड्यूल है। वो 4 शेड्यूल किस के बारे में बात करेंगे, पहला शेड्यूल अलग है और 3 शेड्यूल जो है वो बिल्कुल मैच करते हुए हैं। एक तो ये है और ये तीनों आपस में मैच करते हुए हैं। सर कैसे, पहले शेड्यूल में ये बताया गया, देखो जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आप लोग पार्टनरशिप डीड बनाते थे, वैसे एलएलपी के अंदर भी बनता है एलएलपी एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो नहीं बनाया, मतलब पार्टनर्स ने मिलकर के जो है एलएलपी एग्रीमेंट को नहीं बनाया, तो वहां पे शेड्यूल नंबर 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब शेड्यूल नंबर 1 में दिया गया म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑन सच मैटर। तो एग्रीमेंट का नाम यहां पे क्या है, एलएलपी ए। क्या बोलते हैं, एलएलपीए बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, तो इन केस अगर कभी ऐसा हो गया कि आपने कोई एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, बोलो सर। अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो वहां पे आपका शेड्यूल नंबर 1 फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और फर्स्ट शेड्यूल में क्या किया गया, फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया म्यूचुअल राइट्स, म्यूचुअल ड्यूटी, किसकी, पार्टनर्स की, एलएलपी की, ये सब। ओके, हाँ जी। सर सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल जो है ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे अलग अलग एंटिटी को जब आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, एलएलपी में, तो उसको डील करेगा सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। ओके, सेकंड शेड्यूल में क्या, कन्वर्जन ऑफ द फर्म। अगर मान लो आप किसी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना चाहते हो किसके अंदर, एलएलपी में, तो उसके रूल्स दिए गए हैं सेकंड शेड्यूल में। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, एलएलपी में, तो उसके रूल्स दिए गए हैं थर्ड शेड्यूल में। और अगर आप किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, एलएलपी में, तो उसके रूल्स जो है वो दिए गए हैं किसमें, फोर्थ शेड्यूल में। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं एलएलपी का, तो एलएलपी में कितने शेड्यूल हैं, 4। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके अंदर बात किया जाएगा म्यूचुअल राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में। ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपने एलएलपीए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया। शेड्यूल नंबर 2, जो सेकंड शेड्यूल है उसमें क्या बताया गया, इसमें रूल्स दिए गए हैं किसके, रिलेटेड टू द कन्वर्जन फ्रॉम द फर्म को एलएलपी। जब फर्म को आप एलएलपी में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। और अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करेंगे एलएलपी में तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब याद करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना, फर्स्ट शेड्यूल तो याद ही हो जाएगा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी की बात करेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कन्वर्जन के हैं। सबसे छोटी होती है फर्म, फर्म से बड़ी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी से भी बड़ी होती है कौन सी, पब्लिक कंपनी, लेकिन वो कौन सी, अनलिस्टेड नेचर की। ओके, हाँ जी। तो उसी तरीके से ये है सेकंड शेड्यूल में, कन्वर्जन फ्रॉम द फर्म इनटू एलएलपी, कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, एंड कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। ओके, हाँ जी। तो टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 4 के शेड्यूल है। अब एलएलपी एक्ट जो 2008 बनाया गया, अब लोग जो है एलएलपी बनाएंगे तो नेचुरल बात है उनको एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब एलएलपी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए जो है काम जो है वो सौंपा गया किसको, आरओसी को।
आरओसी बोलते हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर बोले तो एमसीए एंड आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आर इंटरेस्टेड, इनको काम सौंपा गया है विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द एलएलपी एक्ट। जो आपका एलएलपी एक्ट 2008 है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो सौंपा गया है किसको, एमसीए को और आरओसी को। ओके फिर आगे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है किस चीज की, टू फ्रेम द रूल्स विद रिगार्ड टू द एलएलपी एक्ट 2008। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो एलएलपी एक्ट के रिगार्डिंग जो है वो रूल्स बना सकती है और जो एग्जिस्टिंग रूल्स ने बनाए हुए उसके अंदर वो अमेंडमेंट भी कर सकती है एंड कैन अमेंड देम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके हाँ जी, ये तो थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रो था। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ना मैंने पूरे चैप्टर को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 16 पार्ट में। ये पहला पार्ट अपना कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट के अंदर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आइएगा, बोलते हैं एलएलपी क्या है। एलएलपी बेसिकली एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी से बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर द एलएलपी एक्ट है। ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट जिसको एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए बनाया गया है। आगे ये क्या है, ये एक लीगल एंटिटी है। ये एक लीगल एंटिटी है जो अपने पार्टनर से जो है वो क्या है, अलग है, विच इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। ओके दूसरा, एलएलपी के ऊपर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर आपने एलएलपी बना लिया तो आपके ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, आपके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो बोलता है द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू द एलएलपी एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड इन द एक्ट। आगे एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी। अब कंपनी एक्ट के प्रोविजन क्या आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, तो बोलते हैं वैसे तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने क्या बनाया, एलएलपी। जब आपने एलएलपी बना लिया तो आपके ऊपर एलएलपी एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ओके हाँ जी, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो आपके ऊपर कंपनी एक्ट के कुछ प्रोविजन आपके ऊपर फॉलो करवा सकते हैं या आपके ऊपर जो है कंप्लाई करवा सकती है। तो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, मे का मतलब अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो नोटिफिकेशन जारी करके इन दी ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट कर सकती है डेट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शेल अप्लाई टू एनी एलएलपी, की वो प्रोविजन किसी एलएलपी के ऊपर लगेगा, और शेल अप्लाई टू एनी एलएलपी विद सच एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन एंड एडेप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी नोटिफिकेशन। आगे एलिजिबिलिटी ऑफ द पार्टनर। अब एलएलपी के अंदर जो पार्टनर्स होंगे वो एलिजिबल, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया। तो बोलता है कौन एलिजिबल होगा पार्टनर बनने के लिए, तो बोलता है एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी पार्टनर इन ए एलएलपी, तो वो जो है एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। दूसरा, एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर इन द एलएलपी इफ, अगर कोई इंडिविजुअल तीन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर देगा तो वो एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। कौन कौन सी है, सबसे पहला, अगर इफ ही हैज फाउंड टू बी द अनसाउंड माइंड, अगर वो जो इंडिविजुअल है अगर कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया, बोले तो उसको पागल बोल दिया, लुनेटिक बोल दिया, तो उस केस में वो जो है वो एलएलपी का पार्टनर नहीं हो सकता। दूसरा, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वो दिवालिया हो गया तो भी वो एलएलपी का पार्टनर नहीं हो सकता। और तीसरा, ही हैज अप्लाइड, उसने खुद ने अप्लाई किया कोर्ट के अंदर कि मुझे दिवालिया कर दिया जाए, तो वो पर्सन भी जो है वो एलएलपी का जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता। तो एलएलपी के अंदर कौन पार्टनर हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया, ध्यान से सुनना, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि वो जो इंडिविजुअल है अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया या उसने खुद ने अप्लाई किया कि मुझे इंसॉल्वेंट कर दो, या फिर वो अनसाउंड माइंड है, तो ये तीनों लोग जो है वो एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकते हैं। आगे, अब जब आप एलएलपी बनाएंगे तो एलएलपी के अंदर जो है वो मिनिमम एटलीस्ट कम से कम दो जो है वो क्या होंगे, पार्टनर। एवरी एलएलपी शैल एटलीस्ट 2 पार्टनर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। आगे, फॉरेन एलएलपी, ये खास बात जो है वो आई है इसके अंदर कि फॉरेन एलएलपी का एक प्रोविजन भी डाला गया। इसका मतलब जो है फॉरेनर्स भी जो है वो एलएलपी क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक्स रूल्स फॉर प्रोविजन इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस by foreigner LLP within India and carry on their business therein by applying in or incorporate with such modification the provision of the Company Act or any other regulatory mechanism with such prescribed composition। तो मोटा मोटी बात ये ध्यान रखना कि फॉरेन LLP का प्रोविजन भी इसमें डाला गया है। पुराने वाले पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो है वो क्या था कि कोई भी फॉरेनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि आप फॉरेन LLP का प्रावधान भी इसमें डाला गया है। ओके
हाँ जी सर, अब हम पढ़ेंगे कुछ फीचर्स के बारे में, एलएलपी के कुछ फीचर्स। सबसे पहला एलएलपी क्या है जी? एक सर एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी जो है वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, जो एक लीगल एंटिटी है जिसको लॉ के अंदर फ्रेम किया गया है। तो बोलते हैं एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर द एक्ट एंड इट इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर, जो अपने पार्टनर से जो है वो क्या है? सेपरेट है। दूसरा, इट इज ए हाइब्रिड। एलएलपी जो है वो क्या कैसे बनी थी सर? दोनों दो अलग अलग फॉर्मेट के फीचर्स को जोड़ के हमने बनाया था। एक कौन सा? कंपनी, और एक क्या? पार्टनरशिप फर्म। तो बोलता है हाइब्रिड, इट इज हाइब्रिड है किसका? कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप का। तो एलएलपी एसिमिलेट, एलएलपी में इंक्लूड किए गए हैं द फीचर किस के? ऑफ द कंपनी एंड द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी। एज द नेम सजेस्ट द एलएलपी द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज द की फीचर ऑफ दिस एक्ट। आगे परपीचुअल सक्सेशन। एलएलपी के केस में सबसे मेन बात जो है वो क्या? परपीचुअल सक्सेशन। देखो पुराने वाले पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता था कि एक एग्रीमेंट बनता था, अगर वो एग्रीमेंट टूट गया तो जो आपके पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हो जाती थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। नए पार्टनर के आने का, पुराने के छोड़ के जाने का हमारे एलएलपी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एलएलपी अपना काम करती रहेगी। तो बोलते हैं एलएलपी एंजॉय परपीचुअल सक्सेशन ऑल्सो मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप firm under the Indian Partnership Act 1932, the duration or the life of the LLP does not depend on the partnership deed। तो देखो कितनी अच्छी बात बोलते हैं कि जो लाइफ है या ड्यूरेशन जो है एलएलपी का वो पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। द एलएलपी कंटिन्यू, एलएलपी काम करता रहेगा टिल, जब तक इट इज वाउंड अप इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय द लॉ, जब तक कानून उसको बंद ना कर दे तब तक वो चलते रहेगा। आगे सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तो एक फीचर आपको बता भी दिया कि एलएलपी के अंदर जो एंटिटी होती है, एलएलपी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो अपने पार्टनर से क्या है? अलग है। मतलब पार्टनर और एलएलपी दोनों के दोनों जो है वो क्या है? अलग है। तो एलएलपी बीइंग क्लोथ विद ए सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी को सेपरेट लीगल एंटिटी के कपड़े पहनाए गए। इट इज ए कॉन्सेप्ट हिट हर टू नोन टू कॉर्पोरेट एंजॉय राइट टू एंटर एग्रीमेंट इन इट्स ओन नेम, जिसके बेस पर वो अपने नाम से जो है वो कोई भी एग्रीमेंट कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एंड इज एंटाइटल टू सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। आगे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो मिनिमम नंबर की अगर बात करते हैं तो बोलते हैं एवरी एलएलपी, हर एलएलपी के अंदर मिनिमम जो है वो कितने? 2 पार्टनर होंगे, एटलीस्ट कम से कम 2 होंगे, मैक्सिमम का कोई भी केस नहीं है। अब यहां पे एक नया चीज आई है, वो है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। अब ये क्या सीन है इसका मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। देखो एलएलपी के अंदर ये स्पेशल फीचर जो है वो डाला गया है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। देखो कोई भी एलएलपी है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है जी आपके, ध्यान से सुनना, पार्टनर्स, और एक है आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके हाँ जी सर। अब पार्टनर के केस में तो क्या बोला गया सर? पार्टनर जो है कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर हो सकती है। ओके हाँ जी। अब पार्टनर की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टनर जो है वो क्या? मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम पार्टनर जो है वो कितने होंगे? 2, और मैक्सिमम जो है, मिनिमम पार्टनर कितने होंगे? 2, और जो मैक्सिमम पार्टनर जो होंगे वो कितने होंगे? नो लिमिट। ओके हाँ जी सर, ये भी बात सही है। ठीक है जी। अब अगर बात करता हूं डेजिग्नेटेड का, हर एलएलपी के अंदर एक नया फीचर डाला गया डेजिग्नेटेड पार्टनर का, और ये बोलेगा कि कम से कम दो जो है वो क्या होंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। कम से कम 2 जो है वो क्या होंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर ये डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या लेना देना, ये बताओ। देखो भाई क्या है, पुरानी वाली पार्टनरशिप में होते थे हमारे कुछ एक्टिव पार्टनर्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे बिजनेस के अंदर। एलएलपी के अंदर एक नया फीचर डाला गया और ये बोला गया कि देखो कम से कम आपके एलएलपी के अंदर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर को डेजिग्नेट किया गया है क्या करने के लिए? कि बाहर की जो भी एक्टिविटीज हैं, कोई भी कंप्लायंस प्रोसीजर है, ऑडिट करवाना है, या फिर मान लो कोई आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जो है वो कोई भी मान लो रिटर्न फाइल करनी है, तो वो सब काम जो है वो ये लोग करेंगे। ठीक है, तो इनको अलग से जो है वो डेजिग्नेटेड किया गया, तो इनको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। और ये कम से कम जो है वो कितने होंगे? 2। कम से कम कितने होंगे? 2। लेकिन इनके लिए स्पेशल ये है कि ये 2 जो होंगे ये हमेशा कौन होंगे? इंडिविजुअल होंगे। क्या होंगे? इंडिविजुअल होंगे। और इनमें से कम एक बंदा जो है वो क्या होगा? वो इंडिया का रेसिडेंट होगा। इंडिया का क्या होगा? रेसिडेंट। ध्यान से सुनना, देखो भाई पार्टनर जो है वो मिनिमम 2, मैक्सिमम के अनलिमिटेड है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बोला गया कि मिनिमम कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन स्पेशल ये है कि ये दोनों जो है वो कौन होंगे? इंडिविजुअल होंगे। कौन होंगे? इंडिविजुअल होंगे। और इनमें से कम एक जो है वो कौन होना चाहिए? वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ओके हाँ जी। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर ये भी हो सकते हैं,
जो ये पार्टनर है इन्हीं में से ये दो होंगे, ठीक है। हाँ जी सर। अब सर अगर कभी ऐसा हो गया कि एक तो मान लो पार्टनर के अंदर एक तो कौन है, इंडिविजुअल है, और एक जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, मान लो कोई भी एक कंपनी है, तो अब बताओ सर ये तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि देखो पार्टनर तो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो तो हमेशा कौन होगा, इंडिविजुअल होगा। हाँ, तो सर ये इंडिविजुअल ये तो बन जाएगा पार्टनर, बट ये कंपनी तो पार्टनर नहीं हो सकती क्योंकि इंडिविजुअल होना चाहिए। तो फिर उस केस में क्या होगा, कंपनी को अपना एक पर्सन नॉमिनेट करना होगा, एक इंडिविजुअल को नॉमिनेट करना होगा, ठीक है। तो वो जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। तो यहां पे एक नया फीचर डाला गया डेजिग्नेटेड पार्टनर का, और ये क्या है, जो भी मार्केट के जो भी काम होंगे बेसिकली, ठीक है, मतलब एलएलपी ने कोई भी रिटर्न फाइल करनी है, कोई भी ऑडिट करनी है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके और उसको आगे आरओसी को देना है या गवर्नमेंट को सौंपना है, तो वो सब काम जो है वो कौन करेगा, उसके लिए एक बंदे को अपॉइंट किया गया जिसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये एलएलपी के अंदर एक नया जो है वो कॉन्सेप्ट डाला गया, थोड़ा ध्यान रखना। तो बोलता है क्या, देखो बोलता है जी देयर शुड बी एटलीस्ट मतलब कम से कम जो है वो दो कौन होंगे, इंडिविजुअल एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये ध्यान रखना, कम से कम दो इंडिविजुअल होंगे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, और फूम जिनमें से एटलीस्ट वन कम से कम एक शुड बी रेसिडेंट, एक जो है वो कौन होगा, रेसिडेंट होगा इन इंडिया। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी के अंदर जो है वो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आगे म्यूचुअल एजेंसी के लिए क्या बोलता है, ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ द एलएलपी। सभी पार्टनर एलएलपी के एजेंट है, लेकिन आपस में एक दूसरे के एजेंट नहीं है। पहले वाले में बोलते थे ना, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है भाई, जो तेरा है वो तेरा ही है और जो मेरा है वो मेरा ही है। तो यहां पे म्यूचुअल एजेंसी जो है पार्टनर्स की किसके प्रति होती है, ओनली एलएलपी के प्रति। पार्टनर्स आपस में जो है वो म्यूचुअल एजेंट नहीं होते, मतलब एक पार्टनर का जो है वो अपने काम से दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता। तो बोलता है ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ द एलएलपी अलोन, ए पार्टनर कैन नॉट बाइंड, एक पार्टनर जो है वो बाइंड नहीं कर सकता द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट, अपने काम से जो है वो किसी दूसरे पार्टनर को जो है बाइंड नहीं कर सकता। आगे फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, एलएलपी के अंदर फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है। बोले तो यहां पे क्या होता है, जैसे कंपनी के लिए तो आपको जो है वो एजीएम करनी होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी होती है, लेकिन एलएलपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं द एलएलपी हैज रिटेन्ड फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबल पॉइंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट मींस दैट देयर आर नो मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे कोई भी जो है मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग नहीं होती और जनरल मीटिंग, एंड देयर आर फ्यू लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट टू बी फॉलोड बाय द एलएलपी। आगे फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई, ये तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने एलएलपी बना लिया तो आपके ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, आपके ऊपर एलएलपी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। आगे फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, एलएलपी कैन बी फॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है इसको फॉर्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इंडिविजुअल जो है वो कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। दूसरा नीदर एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वो कोई दिवालिया ना हो, एंड नोर हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, और बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो भी एलएलपी के अंदर जो है वो पार्टनर हो सकती है। आगे एलएलपी का एग्रीमेंट, जो म्यूचुअल राइट्स हैं वो सब जो है वो लिखे जाएंगे कहाँ पे, एलएलपी के एग्रीमेंट में, मतलब पार्टनर्स हैं उनके म्यूचुअल राइट और म्यूचुअल ऑब्लिगेशन वो सब लिखी जाएंगी कहाँ पे, एलएलपी एग्रीमेंट में। तो बोलते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर विद इन एन एलएलपी आर गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर विच कैन बी डिवाइड एज पर देयर चॉइस। अगर कभी ऐसा हो गया कि आपने एलएलपी ए बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स ने नहीं बनाया तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस केस के अंदर जो है आपके ऊपर शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008, और इसका क्या शेड्यूल 1 के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। आगे ई फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब कभी भी आपको एलएलपी फॉर्म करनी है तो आप कुछ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, जैसे पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस, एलएलपी का नाम, एलएलपी का एड्रेस, ये सब आप जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सौंपोगे। तो वो कैसे, मैनुअली नहीं लेके जाओगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको मैनुअली ले जाओ, ऐसा नहीं, आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो उसको फाइल करना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल करने का मतलब ये कि आपको साइट पे जाना पड़ेगा और सॉफ्ट कॉपी के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो बोलता है एवरी फॉर्म, हर कोई भी फॉर्म जो होगा
ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ये सब, और द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल और डिलीवर अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर शेल बी फाइल इन कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो उसको जो है कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोलते हैं, ई फॉर्म के अंदर अपलोड करना पड़ेगा ऑन द वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट? www.mca.gov.in के ऊपर, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसकी इस वेबसाइट के ऊपर आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। एंड ऑथेंटिकेटेड, और वो जो आप जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके साइंड भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑथेंटिकेट होने चाहिए बाय ए पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके आप जो है वो इनको ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। आगे, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। जब आप अपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट, मतलब रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट जब आप सौंपते हो किसको? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, तो वो आपकी एलएलपी को जो है वो क्या कर देगा? रजिस्टर्ड कर देगा। और रजिस्टर्ड करने के बाद आपकी एलएलपी को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा जिसको बोलते हैं एलएलपी आईएन, बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिटी नंबर, ठीक है ना। तो जैसे कंपनी को जब हम रजिस्टर्ड करवाते हैं तो अपने को अलग से एक नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं सीआईएन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। उसी तरह एलएलपी को जब आप रजिस्टर्ड करवाओगे तो अलग से एक नंबर मिलेगा जिसको बोलते हैं क्या? एलएलपी आईएन। तो बोलते हैं अपॉन इनकॉर्पोरेशन होने पर एवरी एलएलपी इज एलोकेट ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर कॉल्ड एज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिटी नंबर, जिसको बोलते हैं एलएलपी आईएन, जो सिमिलर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जैसा, विच इज एलोटेड अपॉन रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। हाउएवर, जबकि ईच पार्टनर इन द एलएलपी, हर एक पार्टनर जो होता है एलएलपी का, उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डीपीआईएन, ठीक है। तो बोलते हैं ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर, सिर्फ जो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनको वो लायबल है किसके लिए? टू ऑब्टेन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नोन एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो, जैसे कंपनी होती है, कंपनी को जब आप रजिस्टर्ड करवाओगे ना तो कंपनी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जिसको बोलते हैं सीआईएन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। और कंपनी में जो होते हैं आपके कौन? डायरेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टर भी क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं। और डायरेक्टर जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो डायरेक्टर को एक अलग से नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसी तर्ज पे एलएलपी को जब आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, यूनिक नंबर, जिसको बोलते हैं एलएलपीआईएन, ओके। और एलएलपी के जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं इनको भी अपने आप को रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और उसके लिए इनको एक यूनिक नंबर मिलेगा जिसको बोलते हैं डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे बढ़ो जी। फिर जी डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये क्या होता है? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का मेजर रोल होता है एलएलपी के अंदर। द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर डूइंग ऑल द एक्ट मैटर्स एंड द थिंग्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एलएलपी एज पर द एक्ट और द स्पेसिफाइड इन द एलएलपी ए। द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज लायबल, जो आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है वो लायबल होता है फॉर ऑल द पेनल्टीज इम्पोज ऑन द एलएलपी फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द एलएलपी एग्रीमेंट। तो मतलब कल को अगर एलएलपी कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करती है एक्ट का, इसका मतलब एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती, तो उसके लिए जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो क्या होंगे? लायबल होंगे पेनल्टीज के लिए, ओके। हाँ जी, तो मेन रोल ये प्ले करते हैं। फिर कन्वर्जन ऑफ एन एंटिटी टू द एलएलपी, क्या अलग अलग एंटिटी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो? सर अभी तो बताया आपने, 3 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग जो है अलग अलग एंटिटीज को जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा था? पार्टनरशिप फर्म को अगर आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है एलएलपी में, शेड्यूल 2। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट करना है, शेड्यूल 3। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर कन्वर्ट करना है तो शेड्यूल नंबर 4। ये तीन शेड्यूल यहां पे दिए हैं जिसके थ्रू आप इन तीनों को जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जी, फिर है कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर दो एलएलपी है, एलएलपी 1 और एक है एलएलपी 2, ये दोनों अगर आपस में कंबाइन होने की सोच रही हैं तो ये क्या कंबाइन हो सकती है? यस, ये कंबाइन हो सकती हैं, प्रोवाइडेड इनको पहले परमिशन लेना पड़ेगा किससे? एनसीएलटी से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो बोलता है एक्ट, ये जो आपका एलएलपी एक्ट है उसके अंदर क्या, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी दे रखी है मर्जर, अमलगमेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द एलएलपी। पावर जो है टू ऑर्डर द मर्जर, मर्जर के ऑर्डर देने की पावर जो है वो किसके पास में है? एनसीएलटी के पास में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर दो एलएलपी आपस में मर्ज होना चाहें तो वो मर्ज भी हो सकती हैं। कर लोगे? हाँ जी, ये सब फीचर्स हैं हमारे किसके? एलएलपी के। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक
कि एलएलपी है क्या, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके फीचर पढ़ लिया हमने। ओके, हाँ जी, तो इतना आप कीजिए एक बार, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये सेकंड क्लास है। जिस बच्चे ने डायरेक्टली ये क्लास देखी है तो प्लीज एक बार फर्स्ट क्लास आप जाके यूट्यूब पे जरूर देखिए, क्योंकि मैंने वहां पे पूरा का पूरा प्रोसेस बताया कि लो मेकिंग जो है अपने इंडिया में कैसे होती है। ओके, तो हमारे टोटल मिला के 12 लोज हैं। हमने सबसे पहले यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का। तो 12 जो हमारे लो हैं उसमें से ये लो हम सबसे पहले कर रहे हैं, कौन सा, एलएलपी। तो उसको हम करेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो 5 लेक्चर मैं यूट्यूब पे फ्री में डालूंगा, ठीक है, जिसको देख के आप अंदाजा लगाइएगा कितने बढ़िया तरीके से हम समझाते हैं। तो अगर आप भी अपकमिंग जून 2021 के NTA-NET के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर, पूरे के पूरे पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2, जैसे ये वीडियो लेक्चर इसी तरीके से। प्लस में मिलता है आपको सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जो ये कंटेंट आप देख रहे हो, यही कंटेंट आपको जो है वो मिलेगा हार्ड कॉपी में, आपके होम एड्रेस पे आएगा। प्लस में रिवीजन के लिए सारे की सारी रिवीजन की वीडियोस मिलेंगी, प्लस में प्रैक्टिस के MCQs मिलेंगे। ओके, हाँ जी, तो अगर आप भी कोचिंग लेने की सोच रहे हैं तो एक बार आप हमारी वीडियोस जरूर देखिए, एनालाइज कीजिए, ठीक है, और फिर देखिए कि आपको आप हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, हाँ जी, चलो ये कीजिए। बाकी मिलते हैं कल हमारी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।